नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ अलग ही टॉपिक पे बात करेंगे। आज का यह जो टॉपिक है, जो आज का यह एपिसोड है, वह है ओशो के ऊपर। यह एपिसोड रहेगा ओशो के ऊपर, जहां पर आपको हम बताएंगे कि कैसी रही ओशो की ज़िंदगी, क्या उनके साथ रहस्य जुड़े रहे। यह वह स्पिरिचुअल गुरु थे जिनकी लाइफ जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही, उससे ज़्यादा उनकी डेथ थी, जो उनकी मौत थी वह मिस्टीरियस बन गई थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि ओशो के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। साथ साथ में आप लोग अलग अलग प्रवचन जो ओशो के जो वीडियोस के फॉर्म में रिकॉर्डेड हैं, उन्हें सुनते होंगे। कई लोग आजकल सुन भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी होते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी असल ज़िंदगी रही कैसी थी। कैसे वह एक प्रोफेसर से एक स्पिरिचुअल गुरु बन गए। कैसे भारत में पहले उनका जो शिष्य था, वो जो अंग्रेज थे, बाहर से आए थे, फॉरेनर्स थे, वो लोग यहाँ उनके शिष्य बने। इसके बाद उन्हें भारत में से अमेरिका क्यों जाना पड़ा। जब अमेरिका जाना भी पड़ा तो अमेरिका में जेल क्यों जाना पड़ा, और क्या वहाँ पर उस जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जहर दिया जा रहा था। और इसके बाद उनकी मौत के बारे में बात करेंगे कि उनकी मौत हुई ओशो की भारत में आने के बाद, क्या क्या वो एक नेचुरल डेथ थी, क्या वह एक सामान्य मृत्यु थी, या फिर उन्हें किसी ने जहर दिया था, और वह भी उनके करीबी लोगों ने। तो इन सब चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं और आपको सब कुछ पता चलेगा। कई सारे सवाल बाद में खड़े हुए ओशो की डेथ के बाद, उन पर भी बात करेंगे। और कितने सारे आरोप लगते हैं, उस पर भी बात की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस एपिसोड की। तो साल था 1931 और 11 दिसंबर का दिन था, जब भारत के दिल मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा में ओशो का जन्म होता है। एक बिजनेसमैन थे, बाबूलाल जैन, उनके घर में ओशो का जन्म हुआ था। माँ का नाम था सरस्वती जैन। तो यह पर एक जैन परिवार के अंदर ओशो का जन्म होता है, और बचपन में इनका जो नाम था और वह रखा जाता है माँ बाप के द्वारा, चंद्रमोहन, चंद्रमोहन जैन इनका नाम था। और इनको जो इनका घर का नाम रखा गया था, निकनेम जो दिया गया था, वह था रजनीश। तो रजनीश इनके माता पिता ने इन्हें नाम दिया था। बचपन से ही इन्हें अगर देखा जाए तो यह बताया जाता है कि बहुत ही क्यूरियस स्वभाव के थे। मतलब हर चीज़ जानने की, हर सब कुछ उन्हें जानना था। इस तरह की एक उनकी मानसिकता थी कि उन्हें हर चीज़ जाननी है। और साथ ही साथ जो असिस्टिंग रीतियां हैं, जिस तरह की रीतियां पुरानी चली आ रही हैं, चाहे वह धार्मिक रीतियां हो या चाहे वह सामाजिक रीतियां हो, उनके अगेंस्ट में जाकर काम करते थे। उनके अगेंस्ट में सोचना विचारना शुरू कर देते थे। तो यह बचपन से ही दिखता है कि यह बताया जाता है कि सब उन्हें उनकी दादी माँ जो थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनसे वह काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी महिला थीं। तो इसके चलते यहाँ पे ओशो का जो बचपन था, वो एक सामान्य बच्चे की तरह रहा, लेकिन वह बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। उन्हें अलग क्या करता था, इसमें उनकी सवाल पूछने की और उसके बाद में उन सवाल के जब जवाब मिलते तो उन्हें प्रयोग करने की जो काबिलियत थी, वो हमेशा यह करते थे कि पहले एक जो उनका एक गुण था, वो सवाल पूछते थे, उसके बाद उसे प्रयोग करते थे। तो यह सारी चीज़ें उस शो में बचपन से ही थी। मानव प्रवृत्ति जो होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, उस पर पैनी नज़र रखना, यह सब उनको बचपन से ही इसका शौक था।
अब स्कूली शिक्षा जो हुई उनकी, स्कूली शिक्षा जो मध्य प्रदेश में ही, उसके बाद कॉलेज में भी मध्य प्रदेश में हुआ। कि किस तरह से ये स्कूल शिक्षा खत्म हुई। 20 साल की उम्र थी जब 1951 में उन्होंने अपना पहला बीए कंप्लीट कर लिया था। बीए कंप्लीट करने के बाद ओशो ने जबलपुर में ही एक हितकर्णी कॉलेज है, हितकर्णी कॉलेज में दाखिला लिया। अब यहाँ पर एक किस्सा आप सुनिए कि क्या हुआ। कि हितकर्णी कॉलेज में फिलोसफी के, दर्शन के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। जब प्रोफेसर पढ़ाया करते थे तो ओशो जो थे, उनकी क्लास में उनके पढ़ाने के दौरान कई सारे सवाल पूछा करते थे। इन सवालों से वो प्रोफेसर साहब जो थे वो नाराज हो जाते। अब जो नाराज हो गए तो एक समय ऐसा आ गया कि वो अपना सब कोर्स भी कंप्लीट नहीं करा पा रहे थे। वो ओशो के सवालों के चलते, इन सब के चलते हुए प्रोफेसर थे, वो प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं ताकि कॉलेज के हैं, और वहाँ पे उनसे कहते हैं। अब या तो उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दे दिया था कि अब या तो कॉलेज में चंद्रमोहन जैन यानी ओशो रहेंगे या फिर मैं रहूँगा। जब यह बात प्रिंसिपल के सामने आई तो प्रिंसिपल ने ओशो को बुलाया, चंद्रमोहन जैन को बुलाया और कहा, आपको यह कॉलेज जो है उसको छोड़ना होगा, क्योंकि आपके सवालों के चलते हम यहाँ पर जो टीचर हैं उनको नहीं छोड़ सकते। तो ओशो ने कहा कि मेरी यहाँ कोई गलती तो नहीं। प्रिंसिपल का कहना था कि आपकी कोई गलती नहीं है, इसी के चलते हम आपको खुद से एक दूसरे कॉलेज में आपका दाखिला कराएंगे, लेकिन आप यह कॉलेज छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अब ये चीज़ सामने आती है, तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद एक बड़ी मुश्किल से डीएन कॉलेज है एक जबलपुर के अंदर, डीएन कॉलेज में ओशो का दाखिला करा दिया जाता है। अब सवाल पूछने की प्रवृत्ति यहाँ भी चालू रही। कॉलेज ख़त्म होता है और कॉलेज ख़त्म होने के बाद 26 साल की उम्र हो गई थी। 26 साल की उम्र में 1957 में साल था 1957, जब रजनीश ने, मतलब जो चंद्रमोहन जैन थे, उन्होंने अपना करियर जो था वो टीचिंग को चुना। उन्होंने अब टीचिंग करियर अपना चुना और टीचिंग करियर सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी इसकी रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो संस्कृत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रायपुर में उन्होंने टीचिंग की शुरुआत की। 3 साल यहाँ काम किया। 9 साल के बाद 1960 में वो साल था जब जबलपुर यूनिवर्सिटी जो है वे फिलोसफी के प्रोफेसर बन जाते हैं। अब ये फिलोसफी के प्रोफेसर बन चुके थे। यहाँ पर उस समय बताया जाता है कि बहुत ही तेज तर्रार प्रोफेसर माने जाते थे अपने समय के। लेकिन यह कैसे हुआ कि एक प्रोफेसर स्पिरिचुअल गुरु बन गया दोस्तों? तो स्पिरिचुअल गुरु बनने का सफ़र कुछ इस तरह से शुरू हुआ था ओशो का। कि जब प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, उसी समय पे उन्होंने छोटे छोटे शिविर लगाना शुरू कर दिए, जिन शिविरों में वह राजनीति के ऊपर, उस समय के धर्म के ऊपर, सेक्स के ऊपर बहुत सारे विवादास्पद बयान देते थे, बहुत सारे विवादास्पद लेक्चर देते थे। ऐसे प्रवचन देते थे कि लोग उन लेक्चर को सुनने के बाद एक तरह से कहा जाए कि लोग उनकी किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ का पूरी तरह से बदल जाता था। वह पूरी तरह से अंदर से बदल जाते थे, खुद खुल जाते थे। एक तरह से इस तरह के लेक्चर उन्होंने दिए कि यह सब चीज़ें चल रही थी कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो इसके बाद उन्होंने भारत का अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों के अंदर जाना और शहरों के अंदर जाना शुरू किया, दौरा करना शुरू किया। यह सारी चीज़ें भी चलती हैं। शुरुआती दौर में इस समय पर उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से लोग जानने लगे थे। लोग उन्हें आचार्य रजनीश कह के बुलाते थे। अब उनकी उम्र हो चुकी थी करीबन 38 साल। 38 ईयर्स की उम्र में इस समय पर कुछ दिन बाद उन्होंने किया, इस उम्र अवस्था में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्हें स्पिरिचुअल गुरु की तरह काम करना इतना पसंद आने लगा था कि लोगों को प्रवचन देना इतना पसंद आने लगा था, उन्होंने यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया
और 38 साल की उम्र में 1969 में मुंबई पहुंच जाते हैं। अब ये मुंबई पहुंचना किस तरह से हुआ कि एक साल पहले ही 1988 में और 1968 में उनकी मुलाकात वहां के संपर्क में आए थे एक महिला से। दरअसल एक महिला जो थी उनके संपर्क में आई थी, कहा जाए बॉम्बे के रहने वाली थी यह महिला, जिसका नाम लक्ष्मी कुर्वा। लक्ष्मी कुर्वा उनकी संपर्क में है और साथ ही साथ ओशो की पहली शिष्या बनती हैं, मतलब पहली फॉलोवर जो ओशो को फॉलो करती थी। न ही सिर्फ पहली शिष्या बनी और ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बनती हैं। पर्सनल सेक्रेटरी इसके साथ लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। जबलपुर से ओशो लक्ष्मी कुर्बा के साथ मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचे लक्ष्मी कुर्बा को उन्होंने नाम दिया माँ योग। लक्ष्मी बेसिकली क्या थी कि ओशो के साथ जो भी उनके फॉलोअर जुड़ते थे, जो उनके शिष्य बनते थे या शिष्या बनती थी, वो उन्हें इस तरह के अलग अलग नाम दिया करते थे। लड़कियों को जो महिलाएं थी होती थी उनके नाम के आगे एक नया नाम देकर उनके नाम के आगे माँ लगाते थे, और जो पुरुष होते थे उनके नाम के आगे स्वामी लगाया जाता था। इसी के साथ जो नया नाम दिया जाता था वो इसलिए करते थे जिससे जो उनके शिष्य हैं वो अपनी पुरानी जिंदगी में टोटली कट आउट हो जाएं। इसके बाद एक अपना नया अध्याय जो है उसको प्रारंभ कर सकें। यह सब चीजें वो करते थे। अब इसी साल क्या होता है कि जो समय चल रहा था ओशो मुंबई पहुंच चुके थे, जो प्रवचन थे वो लगातार चल रहे थे। लेकिन अब अगला साल आता है 1970। 1970 का वो साल था जब मनाली इनका जाना हुआ ओशो का। और मनाली जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत की। और यह वह मूवमेंट था जिसको कहते हैं न्यू संन्यास मूवमेंट। सन्यासी मूवमेंट जो था, न्यू सन्यासी इंटरनेशनल मूवमेंट, यह इस तरह का मूवमेंट था कि पुराना एक ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था कि सन्यास का जो ट्रेडिशनल सन्यास है भारत का, उसे पूरी तरह से विपरीत था, इसके अपोजिट था, टोटली अलग था। ओशो का कहना था जो मेरा सन्यास है यह एक ऐसा सन्यास है जो आपको कुछ करने की सब कुछ करने की छूट देता है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, साथ में आप सन्यासी बनकर भी रह सकते हैं। तो यह उनका कहना था कि एक इस वैचारिक क्रांति की वजह से बड़ी संख्या में जो लोग थे वो ओशो के साथ लगातार जुड़ते रहे। इसमें भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे, फॉरेनर्स भी थे। अब यह जो मूवमेंट शुरू हुआ इसके बाद बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन बहुत से जो उनके विरोधी थे वो अब भी भारत में खड़े होने लगे थे। दरअसल रजनीश ने यानी ओशो ने बचपन से ही उनकी एक प्रवृत्ति थी कि जो पुरानी रीतियां धारणाएं चल रही हैं वह उनके खिलाफ बोलते थे, खड़े हो जाते थे। यही उन्होंने आगे भी जारी रखा। यह जब वह प्रवचन देते तो इस समय पर इस तरह की चीजें वो करते जो सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाएं, कुरीतियां, कर्मकांड, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे। एक तरह से कहा जाए कि ओशो का मानना यह था कि संगठित धर्म जो होता है वह लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको बढ़ाने की बजाय लोगों को विभाजन करता है, उनको डिवाइड करता है। यह उनका मानना था। वह यह मानते थे कि धर्म और राजनीति जो है वह एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, जिनका उद्देश्य एकमात्र यही है कि लोगों पर नियंत्रण किया जा सके, लोगों को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। तो उनका यह कहना था कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सारी चीजें जब वो यहाँ करते थे, साथ में न्यू सन्यासी मूवमेंट भी चल रहा था। इसके साथ कई सारे अंग्रेज आने लगे भारत में, अंग्रेज आके ओशो के साथ जुड़ने लगे। इसी दौरान क्या हुआ कि उनकी मुलाकात इंग्लैंड की एक महिला से होती है। इंग्लैंड की एक महिला लड़की आई जो उनके पास, जिसका नाम था क्रिस्टीना वल्फ स्मिथ। तो क्रिस्टीना वल्फ स्मिथ जो यह लड़की थी, इससे मुलाकात होती है। रजनीश ने जो ओशो ने उन्हें अपना उनका एक सन्यासी नाम दिया लड़की को, जिसके बाद वो माँ योगा विवेक बुलाते थे। बाद में उन्हें जाना गया माँ प्रेम निर्वाण के नाम से। यह नाम रखिएगा माँ प्रेम निर्वाण आगे जाके आपको
जो स्टोरी में उनका भी जिक्र आगे है, बहुत जगह मिलने वाला है। तो यह जो माँ प्रेम निर्वाण थी, इनके नाम से भी उन्हें जाना जाता था। ये बताते हैं कि ओशो कहते थे कि जो प्रेम निर्वाण है वो यह उनके पुराने जन्म की दोस्त हैं। वो उनको अपने पिछले जन्म की दोस्त मानते थे, उनकी सबसे करीबी भी थी। साथ ही मैं बता दूं कि आपको उनकी काफ़ी लंबे समय तक इंग्लैंड में भी रहीं, उनकी प्रेमिका भी रही माँ प्रेम निर्वाण। तो अब यहाँ पे क्या था, ये समय की 2 साल निकलते हैं, 1970 का साल था, 2 साल निकले, 72 आया। 72 में भारत विदेशी पर्यटक जो थे वह इतनी बड़ी संख्या में आने लगे थे कि ओशो के लिए जो आकर्षित होकर यहाँ पर आते थे। अब उनसे मिलने के लिए काफ़ी सारे पर्यटक आने लगे थे, लोग बाहर आने लगे थे बाहर से उन्हें विजिट करने के लिए। उस समय पे जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, पहली सेक्रेटरी, वो कर रही थी, जिसका नाम था माँ योग लक्ष्मी। तो उन्होंने बड़ी सावधानी से यहाँ पर क्या करती हैं, मिलने के लिए लोगों को चुनती हैं। कैसे चुना जाता था, सबसे पहले सारे लोगों को डायनेमिक मेडिटेशन सेंटर भेज दिया जाता था। वहाँ पर शामिल होने के बाद कहा जाता था ओशो के बाद अब उनकी अ, ओशो के बाद मुलाकात कराई जाएगी। यहाँ पर उनकी मुलाकात कराई जाती थी। इस समय ओशो जो थे वो 6 बजे मुंबई में चौपाटी बीच पर, चौपाटी के पास जो बीच है वहाँ पर अपने प्रवचन दिया करते थे। ये सारी चीज़ें चलती थी। उनके प्रवचन कुछ इस तरह के होते थे कि बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात जो थी वो सामने वाले को समझा दिया जाता था। बता दिया जाता था कि कई सारे अमीर से अमीर लोग, कई सारे अलग से अलग धर्मों के लोग, जातियों के लोग ओशो के प्रवचन में आते थे। विदेशी बहुत सारे आते थे, भारतीय बहुत सारे शामिल होते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दान दिया करते थे। ये लोग, उन्हें दान में बहुत ज़्यादा मिलता था। वो इस बात को, ओशो जो थे आचार्य रजनीश, वो इस बात को खुलकर एक्सेप्ट करते थे कि हाँ मुझे दान मिलता है। और एक बार उन्होंने ऐसा भी कह दिया था कि बाकी जो सारे रिलीजन हैं वो गरीबों को देखने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि ऑल ऑफ द रिलीजन्स आर लुकिंग आफ्टर द पुअर, एट लीस्ट लीव मी अलोन टू लुक आफ्टर द रिच। मतलब सारे रिलीजन, जो सारे धर्म हैं, वो लोग गरीबी को देखने में लगे हुए हैं, कम से कम मुझे तो छोड़ दो जिससे मैं अमीरों को देख सकूं। आई एम द रिच मैंस गुरु, मैं अमीर आदमियों का गुरु हूँ। तो यह उन्होंने इस तरह के अपने स्टेटमेंट दिए थे। ओशो ने तो भली भांति इस चीज़ को मानते थे कि वो जानते थे कि उनके सामने एक एक्सेप्ट भी करते थे कि वो दान के पास बहुत सारा आता है, पैसा यहाँ पर लगातार आता जा रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओशो अपने हर शिष्य, जो उनके फॉलोवर थे, उन्हें लड़की का एक लड़की से बनी हुई एक माला, लकड़ी से बनी हुई एक माला देते थे, जिसमें एक लॉकेट होता था। बीच में उस लॉकेट के दोनों तरफ ओशो की फोटो होती थी। यह अनिवार्य था किसी के लिए जो इस तरह के उस सन्यासी के साथ, जो उनके साथ जुड़ना चाहता हो, वो लोग इस लॉकेट को पहन कर रखते थे। उस लॉकेट को पहन के रखे साथ साथ उन्होंने एक चीज़ शुरू की थी कि उनके जो फॉलोअर्स होंगे वो नारंगी कलर के या फिर लाल कलर के कपड़े पहनेंगे। यह ज़रूरी था कि वो कपड़े जो ढीले कपड़े होते हैं, यह इसलिए था कि उनका, कि इस तरह का आसानी से शिविर में जो ऊर्जा का संचार होता है वो शरीर के अंदर अच्छे से हो सकता है। इस तरह से आप ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो आप ढीले कपड़े पहने। अब ये जो ड्रेस कोटा था वो लाल और नारंगी कलर के कपड़े पहनने का, इससे भी यह भी होता था कि आम नागरिक जो था भारत का, अलग अलग जगह पे लोग ओशो के जो शिष्य थे या उनसे जो जुड़े लोग थे आसानी से पहचान लेते थे। ओशो के जो लोग वह अलग अलग जगह घूम रहे हैं, यहाँ पर उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उनसे एक नंबर, यह जो था नारंगी और
लाल कपड़े पहनने वाले शिष्यों के सन्यासियों का जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। यह नंबर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में बाद क्या हुआ, मुंबई में अभी तो ओशो रह रहे थे, कुछ दिन बाद मुंबई में उनका रहना कठिन होने लगा। इस तरह से क्या कि मुंबई जो बारिश, तेज बारिश, मानसून जो है, उन्हें एलर्जी और सांस की दमा की, एक तरह से दमई की प्रॉब्लम हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो इन सब चीज़ों के चलते वे विदेशी सन्यासी थे, उनके साथ ही मुंबई में रहने लगे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी मुंबई के मानसून के चलते। यहाँ पर ओशो ने अपनी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे माँ योग लक्ष्मी, उन्हें कहा कि आप मुंबई के आसपास ही कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ पर मौसम ठीक नॉर्मल एवरेज, और उनके साथ ही वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। तो अब बताया जाता है कि जगह ढूंढने के लिए कहा गया। 1974 का ये साल था। 1974 का जो उनकी सेक्रेटरी थी माँ योग लक्ष्मी, मुंबई से पुणे जाती हैं। पुणे गई, उस दिन में बताया जाता है कि वह 6 प्रॉपर्टीज देखी गई। अलग अलग पुणे के अंदर 6 प्रॉपर्टीज देखी, जिसमें से कोरेगांव पार्क मुंडवा जो प्रॉपर्टी थी वह भी शामिल थी। यहाँ पे जितने लोग भी पुणे के अंदर, और ओशो के कई सारे फॉलोअर्स ऐसे थे जो वहाँ पे थे, उनकी मदद के लिए सारी प्रॉपर्टी देख चुकी थी। एक तरह से अपना मन बना चुकी थी कि फाइनल जो उस प्रॉपर्टी का करना होगा। माँ योग लक्ष्मी चाहती थी कि मुंडवा की जो प्रॉपर्टी है वह ज़्यादा सही रहेगी। ओशो के आश्रम के लिए एक परमानेंट आश्रम उन्हें क्योंकि यहाँ पे बनाना था, वह अपना मन बना के यहाँ पर मुंबई वापस आ जाती हैं, जिससे वो ओशो के अप्रूवल के ले सकें, उन्हें बता सकें कि क्या क्या वह पर सर्च किया है, किन किन प्रॉपर्टीज़ को। इस बीच में क्या हुआ है कि जो कोरेगांव की प्रॉपर्टी थी पुणे में, जो वो 1.5 एकड़ का जो फ्लैट है, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जब उसको विजिट कर रही थी, देख रही थी, तो उस बेज में पेड़ के नीचे वो खड़ी थी कि बादाम का पेड़ था, आलमंड ट्री था। तो वहाँ पर एक बादाम का जो पेड़ था वह नीचे गिरता है। उसके बाद उस बादाम को उठाकर मुंबई अपने साथ ले आई। यहाँ पर ओशो को बताने लगी कि बाद में इस तरह के देखा पुणे के अंदर प्रॉपर्टी ये जगह है। उन्होंने दिखाया कि ये बादाम है जो कोरेगांव में एक प्रॉपर्टी के पुणे के अंदर वहाँ के मैं लाई हूँ। इसको माफ़ कीजिएगा, इसका पूरा नाम जा कोरेगांव पार्क, और जो वहाँ की प्रॉपर्टी है तो मैं उसको लाई हूँ। इस बादाम को जैसे ही बताते हैं कि जैसे ओशो ने उस बादाम को देखा, उन्होंने कहा एक शब्द इस सेंटेंस में यह क्लियर है कि उनका मन क्या है। उन्होंने कहा कि बिना कुछ देखे आप कोरेगांव पार्क का जो प्रॉपर्टी है उसको फाइनल कर दीजिए, हमें कहीं और आश्रम नहीं बनाना है, कोरेगांव पार्क में ही अपना आश्रम जो है वो बनाने वाले हैं। तो अब ये साल था 74 से चौ 197/24, जब पुणे की प्रॉपर्टी थी कोरेगांव पार्क में, इसका नंबर था 33। कोरेगांव पार्क जो दूसरा था वह 17 बंगलो, 17 नंबर बंगलो। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो 33 कोरेगांव पार्क में जो ओशो की रेजिडेंस बनाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी बंगलो नंबर 17 को यहाँ पे ऑफिस बनाया जाता है। पूरे आश्रम का जो है काफ़ी बड़ा एरिया में फैली हुई थी प्रॉपर्टी थी। बाद में इसको इनका नाम चेंज किया गया। पहली प्रॉपर्टी जो थी उसको लाउ जू हाउस कहा गया, इसके बाद कृष्णा हाउस दूसरे को कहा जाता था। ये दोनों प्रॉपर्टी चल रही थी। इस तरह बीच में अबुओं की जो पॉपुलर थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि बताते हैं कि 20 से 3,000 लोग मिलने आया करते थे। इन आश्रमों में करीबन 2.5 से 3 हजार लोग रहा करते थे। पुणे में उस आश्रम पे जब यहाँ से आश्रम जो था वो पूरी तरह से शुरू हो जाता है, स्पेस जो है था आसपास का वो समय के साथ बढ़ता गया। जगह को एक्वायर करते हुए जगह के साथ ही इनके साथ में आ चुकी थी। पुणे के आश्रम को जो नाम दिया गया था ओशो कम्युन इंटरनेशनल पुणे, तो यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे अचानक से पुणे से जब भारत में कुछ लोग सही चल रहा था, अचानक से अमेरिका जाना कैसे होता है, इसके बाद में बात करते हैं। दरअसल 1979, 5 साल के बाद पुणे में 5 साल तक यहाँ पर ओशो का जो आश्रम था वो चलता था।
5 साल के बाद उनकी एक किताब आई 1979 में, संभोग से समाधि की ओर। यह किताब थी कि इस किताब के आने के बाद भारत के अंदर कई लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने इस किताब को ऐसे माना कि पोर्नोग्राफी की किताब हो। यह एक ऐसी किताब थी जिससे लोग अपनी भावनाओं को चोट पहुंचा रही थी। उन लोगों ने, उन साधु संतों की, भारत में ऐसे वर्ग जो लोग सेक्स के बारे में खुले तौर पर बात तक नहीं कर सकते थे, ऐसी सारी चीजें सामने आने लगी। ओशो का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। यह कहा गया कि इस किताब के माध्यम से ओशो जो हैं वो बाकी जो धर्म हैं उनको ललकार रहे हैं। एक तरह से ऐसी चीज़ों उन्होंने इस किताब की से कही कि किताब लिखकर वो सेक्स को दबाने वाली जो सोच थी जिन साधुओं संतों की, जो बाकी अलग लोगों की, वो उनके दुश्मन बन चुके। एक तरह से ओशो इस किताब को लिखने के बाद यह बताया जाता है कि ये किताब आई तो काफ़ी ज़्यादा बवाल इस पर हुआ कि इसके साथ ओशो ने आश्रम के अंदर क्या क्या शुरू किया। पुणे में उन्होंने कई सारी थेरेपी देना शुरू किया। लोग अलग अलग स्पिरिचुअल थेरेपी भी होती थी। इसमें पानी की तरह पैसा इस तरह से आश्रम में लगातार आ रहा था, ऐसा बताया जाता था। इन थेरेपी में एक थेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी थी, जिसके बाद ज़्यादा जिस उस आश्रम को जो ज़्यादा महत्व दिया जाता था, काफ़ी लोग आते थे। यह थेरेपी थी सेक्स थेरेपी। तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए जितने भी एथिकल मुद्दे थे, एथिकल इश्यूज, ये रोक टोक से भारत में चली आ रही थी। ओशो के उस पुणे के आश्रम में उन सभी रोक टोक को, सभी एथिकल इश्यूज को ताक पर रख दिया था। एक तरह से आप यह समझ लीजिए कि सारी चीज लगातार चलती जा रही थी। इसी दौरान ओशो का एक अपने शिष्य से मिलते हैं। यहाँ पर एक शिष्य जो उनका जिक्र क्यों हो रहा था, अब यहाँ पर उनका एक शिष्य जिसका जिक्र हो रहा है, आपको ध्यान में रखना है। यह शिष्य जो थे जॉन एंड्रयूज, इसके बाद में ओशो ने नाम दिया अमृतो। ओशो ने उन्हें नाम दिया जॉन एंड्रयूज से। यह पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। यह एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। 79 के बाद में उनकी ओशो जो थे वह पर्सनल फिजिशियन बन चुके थे। यह भी अब आके ओशो के साथ यहाँ पर रहा करते थे। ओशो की जो डेथ हुई, जो मौत हुई, उससे गहरा नाम जो इनका जुड़ा रहा वह आपको आगे पता चलने वाला है। अब जो बहरहाल पुणे के आश्रम में 1981 में जो यह लोग थे, उनका आना जाना जो संख्या बताई जाती है, 30 से 35 हजार लोग सालाना यहाँ पे आया करते थे 1981 तक। लेकिन अब इस दौरान क्या होने लगा, हर जगह अब छोटी पड़ने लगी। पुणे का जो आश्रम था वह छोटा पड़ने लगा। एक और चीज़ जो यहाँ पे हुई थी वह बताई जाती है कि विदेशियों के आने से आश्रम में जो गतिविधियाँ चलती थी, उसकी वजह से 1977 से 78 के बीच जो प्रधानमंत्री थे हमारे मुरारजी देसाई के साथ में यहाँ पर उस आश्रम का ओशो का उनकी खटपट हो जाती थी। आपके आश्रम में कुछ गलत चीज़ें इस तरह की चल रही हैं और विदेशी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ों पर आप जो खटपट हुई है, बताते हैं यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि आश्रम के द्वार की अब भारत से बाहर जाएगा। अब भारत से बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नया बनाया जाएगा, अब अमेरिका जाया जाएगा। 31 मई 1981 का वो दिन था जब मुंबई से ओशो जो थे वह अपने सारे करीबी लोगों के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। ओशो दरअसल पहले भी यूएस जा चुके हैं, अमेरिका जा चुके थे मेडिकल वीजा पर, क्योंकि उन्होंने प्रोलेक्टिकन की पीठ में कमर दर्द की बहुत ज़्यादा मतलब उनको दिक्कत रहा करती थी। तो इसके चलते उनको अमेरिका पहले भी जाना हुआ था। लेकिन ये दिन था 31 मई 1981 जब वह अमेरिका के लिए निकल गए। बताया जाता है कि जो प्लेन था उनकी जो फर्स्ट क्लास की सीट थी, ओशो जो उनके करीबी लोग थे उन्होंने उनके लिए बुक की थी। ओशो खुद सवार थे या सहयोगियों के लिए उनकी बुक रखी थी सीट्स।
और उनके बाद यह लोग यहाँ पर अमेरिका पहुँच जाते हैं। ओशो के पीछे पीछे तकरीबन जो आश्रमवासी थे, आश्रम के अंदर जो रहते थे, वो साथ साथ अमेरिका के लिए निकल जाते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इन लोगों में बता दें कि आपको उस समय के बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर हस्ती फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी शामिल थे। खन्ना भी ओशो के उस आश्रम में पुणे में जाया करते थे, वहां पर उनके बाद भी अमेरिका में उनके साथ गए। इसी बीच ओशो ने क्या किया बताते हैं कि यहाँ पे उनके पास में कई सारी रोल्स रॉयल्स पहले से ये थी, जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह के कहा जाए कि महंगी गाड़ियाँ में शुमार हैं। रोल्स रॉय उनके पास पहले से 6 हुआ करती थी। अमेरिका जाने के बाद में बताते हैं करीबन 93 रोल्स रॉय गाड़ियां ओशो के काफिले में शुमार हो गईं। उनके पास 93 रोल्स रॉय गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन यहाँ भी ओशो के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। वह भी किस तरह से हुआ कि आपको बताते हैं कि जब अमेरिका पहुंचे तो ओशो का रहना शुरू करते हैं, तो आचार्य रजनीश थे, वह शुरू करते हैं मोंट क्लेर में, न्यू जर्सी के अंदर। इधर न्यू जर्सी के अंदर यह कह रहे थे कि इनके जो फॉलोअर्स थे, जो लोग थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, पैसे वाले लोग थे, तो इन्होंने यहाँ पर डैनवर के अंदर जब यह टेम्परेरी अपना स्टे ले रहे थे, न्यू जर्सी में मोंटोक्लेयर में जो इनके फॉलोअर्स ने मेडिटेशन सेंटर बनवा दिया डोनोवेर के अंदर। इसके बाद उन्होंने एक नई जगह का निर्माण शुरू किया। फॉलोवर्स ने शो के जो इनको नाम दिया गया रजनीशपुरम, यह जो रजनीशपुरम था, यह अमेरिका के ओरेगन स्टेट में यह बड़ा आश्रम बनाया गया, जिसका एरिया 60,000 एकड़ का बताया जाता है। 60 से 64,000 एकड़, क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, तो लोग फिगर्स अलग अलग मिलते हैं। करीबन 60 से 64,000 करोड़ एकड़ में एरिया में, सॉरी, 60 से 64,000 एकड़ में एरिया में ओरेगन स्टेट में अमेरिका के यहाँ पे आश्रम बसा दिया गया, और इसको नाम दिया गया सिटी ऑफ रजनीशपुरम। यहाँ पे आश्रम बसा चुके थे। इसके बाद में जब अमेरिका में जाकर ओशो ने इतनी बड़ी बड़ी तरह से एक पैमाने पर अपनी स्पिरिचुअल जो ज्ञान था वो देना शुरू किया, तो यूएस में यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें उनके साथ में होने लगी। यूएस सरकार भी उनके सामने पैनी नज़र बना के रखने लगी। हुआ क्या, ओशो के उन ध्यान केंद्रों में, ओशो के स्पिरिचुअल प्रचलनों से अमेरिका में से लेके यूरोप तक बड़े बड़े लोग यहाँ पर, उनके कई सारे लोग शामिल थे, जो टीचर्स थे, लॉयर थे, कई सारे डिप्लोमेट्स थे, डिप्लोमेट्स के हाउस वाइफ्स यहाँ पे लोग लगातार पहुँचते थे। इसके अक्सर ज़्यादातर लोग बहुत अमीर ही होते थे, वेदी हुआ करते थे। उनको उदाहरण जो फॉलोवर्स थे वो उनके आश्रम में यूएस में आते थे उनके प्रवचन सुनने। उनसे केसर विलियम सेकंड्स, और जर्मनी के केसर विलियम सेकंड थे, उनके पोते थे, जो ग्रैंडसन थे, आते थे। हनोवर के जो प्रिंस थे वह भी यहाँ आया करते थे। साथ में कई सारे बड़े लोग जो यूएस के आसपास के बड़े कंट्रीज़ के ओशो के फैंस थे, वह सेंटर में आश्रम में पहुँच जाया करते थे। यह सब चीज़ें चलती रही, लेकिन अमेरिका के अंदर अब इन चीज़ों की दिक्कत होने लगी थी। दरअसल अमेरिका में पहले से ही इस तरह के एक सेल्फ को, जो खुद को गॉड कहने वाले, खुद को भगवान कहने वाले एक शख्स था, जो आया था, जिसका नाम था जोन्स। बताते हैं कि यह जोन्स जो था वह एक ऐसी बड़ी जगह से जोन्स टाउन बसा दिया था अपने ही नाम से एक शहर। फॉलोवर्स ने, उसके फॉलोअर्स का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जोन से, कि वहाँ पर जब एक बड़ी कहानी यह है कि जिसको बाद में एक एपिसोड में कंक्लूजन इसके बाद ऊपर बनाएंगे, तो जोन्स टाउन की एक ऐसी कहानी थी जहाँ पर बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इन्वेस्टिगेशन में एक ऑफिसर को वहाँ पे मारा गया। इसके बाद में पूरे जो लोग वहाँ पर रहते थे, 900 लोगों ने वहाँ पर सुसाइड करवा लिया गया। मतलब 900 लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी जान दे दी, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जो जोन से। तो यहाँ पे एक भी ऐसा खुद को भगवान बताने वाला जोन्स की कहानी पे अमेरिका पहले ही देख चुका था, पहले ही एक ऐसा केस देख चुका था। अब यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी, अमेरिका की दिक्कतें बढ़ने वाली थी।
उसके बाद ओशो के आश्रम के अंदर, ओशो के ऑर्गन में जो आश्रम था उसकी किस तरह की फैसिलिटी थी, उसकी खबरें बाहर आईं, तो ज़्यादा दिक्कत हुई। दरअसल 160 होटल रूम थे, एक शॉपिंग मॉल, एक मीटिंग हॉल, उसी के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी खुद फोर्स और बहुत कुछ मौजूद रहा करती थी। सेफ्टी सुरक्षा के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। अमेरिका में केस में ओशो को दिक्कत आने लगी। अब यहाँ क्योंकि अमेरिका जो था वो परेशान होने लगा, अमेरिका से वहाँ की सरकार परेशान होने लगी। यह क्यों हो रहा था? क्योंकि ओरेगन स्टेट के आसपास के जो लोग थे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे। अमेरिका के खुद के यूएस के नागरिक, कई बार ऐसी कंप्लेंट भी आई कि आश्रम के लिए ओशो वहाँ पे लॉजिंग गैस होती है जिसका मिसयूज किया जाता है, लाफिंग गैस होती है वहाँ पे। साथ में यह भी बताया गया कि उन्होंने रजनीशपुरम में जो यह जगह बसा रखी है, उनके फॉलोअर्स ने उनमें हजारों होमलेस जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको भी यहाँ पनाह दी जा रही है। उन लोगों के लिए यहाँ पनाह दी जा रही है जिससे आने वाले समय में इलेक्शंस में, जो वहाँ के 1984 के इलेक्शंस में, वास्को काउंटी इलेक्शंस में ओशो के जो रजनीशपुरम का जो कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसके बाद में लोग वोटर्स को 22 तारीख तरीके से अपनी तरफ और फिर लाएंगे, फिर लोगों को यहाँ पे जीत लाएंगे, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। बेसिकली ये जो लोग यहाँ पे होमलेस यहाँ पे जो रह रहे थे, वो अपना पनाह दे के सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई। ये किस तरह से बताई गई? ओरेगन स्टेट की जो लॉयर्स थे उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि रजनीशपुरम यह जो है यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इसको सेपरेशन का स्टेट और चर्च के बीच में जो चीज़ है इसको वायलेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ 1984 का जो वास्को काउंटी इलेक्शन है, इसके साथ लोग ऐसा कर रहे थे कि जिससे वोटर्स को बायस कर सकें अपनी और। रजनीश के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे वो लोग जीत गए। अमेरिका सरकार ने अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या चीज़ है? इस समय क्या होता है कि सितंबर के महीने में यह जो 1983 की यह जो बात है, सितंबर के महीने में ओरेगन शहर के 751 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग का यहाँ पर होती है। इसके साथ ही यहाँ पर इसकी तहकीकात की जाती है। यह सामने आता है कि यूएस की ओशो की एक शिष्य है जो अपने ओशो की फॉलोवर है माँ आनंदा शीला, उन पर यह पूरा आरोप लगा दिया जाता है कि माँ आनंदा शीला जो है वो उन्हें ओरेगन की पॉपुलेशन जो है, जगह के आसपास के जो लोग हैं वो आगे वोटिंग करेंगे। अब उनको बायो टेरर अटैक किया गया। बायो टेरर अटैक में लोग बीमार कर दिए गए। अब उनका फूड पॉइजनिंग, उन्हें जिस तरह से वोटर मतदान करने पर न पाए जाने पर वोटर मतदान न किए कर पाए, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो हुई, मां आनंदा सेला को यहाँ पे सजा भी सुनाई गई। ये सब चीज़ें हुई। ओशो और उनके आश्रम के ऊपर कई सारी पाबंदियां लगा दी गई। इसके बाद उन पर चार्जेस कई सारे लगा दिए गए। करीबन 35 चार्जेस यूएस में होने के ऊपर ओशो के ऊपर लगा दिए गए। इसी के साथ होता क्या है, एक महीने बाद आचार्य रजनीश यानी ओशो और उनके साथ अलग अलग फॉलोअर्स इमिग्रेशन फ्रॉड में चार्जेस में उनके ऊपर प्रेशर, मतलब उनके ऊपर सजा उन्हें देने वाले थे यूएस पर ये चार्जेस इमिग्रेशन फ्रॉड के लगा दिए गए। 28 अक्टूबर 1985 का वो दिन था जब ओशो के साथ साथ उनके जो जैस, जिसको उनका नाम माइकल ब्राउन और अमिर्तो थे, जिन्होंने उनका असली नाम जॉन एड्रयूस थे, यहाँ पे नॉर्थ कैलिफोर्निया के चार्ल्स एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाता है। इस तरह के फेडरल एजेंट्स ने यूएस को के पकड़ा था। उन्हें यह बताते हैं कि पकड़ा हुआ था। जब इन पे चार्जेस लगाए गए तो इमिग्रेशन फ्रॉड के, इसके बाद ओशो ने इनको, इनके बाकी जो फॉलोअर्स थे, यहाँ पे लोग भाग रहे थे बरमुडा और प्राइवेट जेट में, इसलिए इनको यहाँ पे पकड़ लिया गया जिससे यह प्रेशर से बच जा सके।
कि यहाँ पे बच के यहाँ से ओशो के साथ में क्या किया जाता है। इस उन्हें पहले तो जेल में रखा गया, उनके बाद कैद करके रखा गया, इसके बाद उनकी कई बार जो बेल थी उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज किया गया, बेल नहीं दी गई, इसके बाद उन्हें छोड़ा जाता है। इस तरह छोड़ा जाता है कि इस शर्त के बाद कि पहले तो वह $4 लाख का जो फाइन है वह देंगे यूएस सरकार को, 5 साल तक यहाँ पर वापस नहीं आएंगे कंट्री में, देश में। तो यह सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ओशो जो है वह हमेशा के लिए अमेरिका को अलविदा कह देते हैं। अमेरिका सरकार के दबाव के चलते 21 देशों ने दुनिया भर के ओशो को या तो निष्कासित कर दिया था या फिर उन्हें अपने देश के अंदर एंट्री देने से मना कर दिया था। 21 देशों ने जब इस देशों पे ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, स्पेन और तो यह सारे देश जो थे वो जिन्होंने अपने यहाँ पनाह देने से मना कर दिया था, जब वह अलग अलग जगह पर गए अमेरिका से निकालने के बाद, लेकिन जब उन्हें पनाह नहीं मिली तो वह वापस फिर से एक बार आचार्य रजनीश भारत आते हैं परमानेंटली। अब वो भारत आ गए थे, 1986 का वो साल था। 1986 में भारत आते हैं और भारत आए भी तो कैसे आए, उनके साथ करीबन बताते हैं 4 टन का लगेज था। 4 टन लगेज में उनके साथ, जिसमें रेफ्रिजरेटर, आपके एयर कंडीशनर, यह सारी चीज़ें उनके साथ, फर्नीचर, जो यह चीज़ें थी वो लाए थे। अब यहाँ से वो सब लेके भारत वापस आ जाते हैं। फिर लोगों ने 197/87 अगले ही साल ओशो को एक बार फिर से पुणे के आश्रम में देखा। उस आश्रम में एक बार फिर से चहलकदमी शुरू हुई। अधिकारी जो थे वहाँ पे, ऑफिशियल जो थे ऑफिसर्स, वो वहाँ पे ओशो को और उनके आश्रम में रहने की अनुमति के इस साथ में दी कि 3000 शिष्य हैं, उनके जो फॉलोवर्स है वही यहाँ पे रहेंगे, बाकी जो पब्लिक प्लेस है कोई भी सीन एक्ट नहीं करेंगे, अश्लील व्यवहार नहीं करेंगे, साथ ही साथ उनके जो उत्तेजक भाषण है वह भी इनसे परहेज करेंगे। पब्लिक को ऐसा इस तरह से भाषण दिया नहीं देंगे कि सारी शर्तें मानी जाती हैं। इसके बाद यह पुणे में दोबारा रहना शुरू करते हैं। 33 रोयल कारें थीं। इसके बाद बताया जाता है कि सिर्फ एक था जो क्योंकि अभी तक उन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से उनके फॉलोअर्स बुलाते थे, उन्होंने अपना नाम चेंज करके गौतम द बुद्धा रख लिया। जब उन्होंने नाम रखा गौतम द बुद्धा, यह क्लेम करते हुए कि जो वो बुद्ध का, जो गौतम बुद्ध थे, वो मैं उनका अवतार हूँ, तो मैंने इस धरती पर उनके अवतार के तौर पर जन्म लिया है, बताया जाता है। इसके बाद जब यह नाम रख लिया गया तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, उन्हें इसके भारी विरोध झेलना पड़े। विरोध झेलने के बाद उन्होंने अपना नाम अगले 5 दिन के अंदर चेंज कर लिया। फिर उन्होंने अपना नाम रखा जोरबादा बुद्धो। जोरबादा बुद्धा। एक बार फिर से यह जो नाम था वह क्रिस्टिज्म झेलना पड़ा। इसके बाद दोबारा अपना नाम चेंज करा और फिर उन्होंने अपना फाइनली नाम रखा, जिसका शब्द, जिस नाम से जो आप जानते हैं, ओशो। भगवान रजनीश का यह आचार्य रजनीश फाइनली 1988 में बन जाते हैं ओशो। ओशो शब्द का अर्थ है, ओशो जो नाम है इसका मतलब है वह शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। लेकिन अब अमेरिका से लौटने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि उनके आश्रम में ये भी बातें होती थी कि बताया जाता था कि खुद कई बार ओशो ने इस तरह की बातें कही कि अमेरिका में जब उन्हें रखा गया था तो जेल के अंदर उन्हें रखा गया था कुछ समय के लिए, वह उन्हें थैलीसिया नाम का इंजेक्शन देते थे। थैलीसिया एक नाम का स्लो पॉइजन दिया जाता है, जहर दिया जाता है, जिसके बाद में शरीर में दिक्कतें हो जाती हैं, उनकी मौत जल्दी हो जाए, ये चीज़ यहाँ पे सामने आने लगी। साथ में यहाँ भी बताया गया कि उन्हें रेडियो एक्टिव वेब सेल्स, एक बार चटाई जो थी उस पर बिछाया जा सके, उस पर सुलाया जाता था, ताकि उस चटाई के ऊपर सुलाया जाता था ताकि रेडियो एक्टिव वेव्स जिसमें होती थी। खैर, इन सब बातों की कोई पुष्टि अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन यह सब बातें कही जाती थी। ओशो ने खुद से भी कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। मुझे जहर के जो लक्षण हैं वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार जो मेरा रेजिस्टेंस है
जो कमज़ोर होता जा रहा है। मुझे अमेरिकी सरकार पर हमेशा से शक था, जो मेरी बार बार जो बेल थी उसको कैंसिल किए जा रहे थे। ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं, लेकिन 1990 में आ गया था। 1990 आता है, यह वही साल था जब ओशो की मृत्यु हुई। 19 जनवरी 1990 को यहाँ पे बताया जाता है कि उनकी मृत्यु उनके महज 41 दिन पहले जिस महिला का आप हमको जिक्र किया था, उनकी गर्लफ्रेंड भी रही थी, उनकी प्रेमिका भी रही थी, जिसका नाम था क्रिस्टियाना वल्फ। असली नाम जो ओशो ने उनका रखा था, माँ प्रेम निर्वाण। यह जो महिला थी वह उनकी रहस्यमय परिस्थिति में पुणे के अंदर आश्रम के अंदर मौत हो जाती है। यहाँ पर उनकी मौत होती है। इसके बाद में जो उन्हें जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार भी किया कर दिया जाता है। यह सारी चीज़ें तब होती है जब उनके बाद में यह देखिए कि यह जो साल 1990 था, ओशो की मौत जो थी करीबन इसके 41 दिन बाद होने वाली थी। अब यह कैसे हुआ हम आपको एक अलग तरीके से बताते हैं। जो बाद में सामने आए अलग अलग चीज़ों ने एक्सपर्टों ने की, जो उनके फॉलोअर्स थे उनके द्वारा क्या साल 1990 19 जनवरी का दिन था, दोपहर के समय ओशो एक फॉलोवर हुआ करते थे पुणे के अंदर। डॉक्टर गोकुल गोका, जो डॉक्टर गोकुल गोका अपने रेस्ट कर रहे थे, वहां पर उनके पास अचानक से फ़ोन आता है कि ओशो की उस आश्रम में उन्हें कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी आइए, आश्रम आ जाइए, इमरजेंसी है। इमरजेंसी किट और अपना लेटर हेड जरूर लेके आइएगा। उन्होंने कहा, उनसे पूछा कोई बीमार है आश्रम के अंदर जब किसी की मृत्यु हो चुकी है या कोई इस तरह की सीरियस चीज़ है, तो उन्हें इसके बारे में जवाब नहीं दिया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। यह जो सीधे गोकुल गुकानी के डॉक्टर जो गोकुल गुकानी आश्रम पहुंच जाते हैं, पुणे के आश्रम के 5 मिनट के अंदर ही उनसे यह बताया जाता है कि करीबन 2 बजे पहुँचे थे। 2:15 के आसपास आश्रम पहुंचते हैं, तो उसके 5 मिनट बाद जो अमृतो, उसका नाम जॉन एंड्रयूज, जो अमृतो थे, वह वहां पे आते हैं, गोकुल भोकानी से मिलते हैं, डॉक्टर से उनको बताते हैं कि उनका जो हक करके उनको गड़े गले लगाकर बताते हैं, कहते हैं कि ओशो अपना शरीर छोड़ रहे हैं। यह कहते हैं कि बस अपना शरीर छोड़ रहे हैं, उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं। तो गोकुल कानी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह भी कहते हैं कि मुझे उनसे मिलवाइए, मुझे दिखाइए, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। यह सारी चीज़ें होती हैं। तो बताया जाता है कि 2 बजे करीब वह वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन इसके बावजूद उधर अंदर नहीं जाने दिया गया। जो ओशो का कमरा था वह वहाँ पर मौजूद थे, पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अंदर नहीं जाने दिया तो इसके बाद में करीबन 3 घंटे निकल जाते हैं। 5 बजे आसपास गोकुल को डॉक्टर ओशो के कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ पे जो सिनोरियो था वह दृश्य था। बताते हैं कि अमृतो और जेस, जो माइकल ब्रैन, अमृतो जो जॉन एंड्रयूज, यहाँ पे दोनों ओशो की बॉडी जो थी उसके पास खड़े हुए थे। अमृतो ने उसके बाद कहा कि अभी अभी इन्होंने अपना कुछ देर पहले ही शरीर जो छोड़ा है। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कही जाती हैं। इसके बाद में यह कहा जाता है कि उन्होंने अभी अभी अपना शरीर छोड़ा है। आपको मतलब डॉक्टर गोकुल गोखानी के एक डेथ सर्टिफिकेट बनाना है। उनका यह सब क्यों किया जा रहा था, जिससे पोस्टमार्टम न हो पाए। इसके बाद उन्होंने उनसे कहा जाता है कि आप एक डेथ सर्टिफिकेट बनाना। डॉक्टर गोकू खानी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे हो गया, इतनी देर में 3 घंटे से बाहर बिठा के रखा, अंदर नहीं बुलाया गया। उनसे पूछा डॉक्टर गोकुल खानी ने, इसका आप इनका पासपोर्ट दे दीजिए, पासपोर्ट दीजिए मुझे। साथ में यह देखना होगा कि एग्जीमेस्ट नेम, पासपोर्ट और साथ में इनके बर्थ मार्क्स और उनकी बॉडी पर कहाँ कहाँ है। डॉक्टर गोखानी बॉडी जो थी वह गर्म सॉफ्ट थी। यह समझ में आ रहा था कि ये जो डॉक्टर थे वो, क्योंकि वह जानते थे कि यह समझ में आ रहा है कि उनकी जो डेथ है वह कुछ ही घंटों
1 घंटे के अंदर हुई है, ज़्यादा समय उनको नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने पूछा अमृत और जय से कि आप यह बताइए कि कॉज ऑफ डेथ क्या लिखना है। इस पर कॉज ऑफ डेथ रहेगा, उन्होंने कहा कि जैस के द्वारा आप लिख दीजिए कि हार्ट रिलेटेड कोई रीजन जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, जिस पे पोस्टमार्टम और अवॉइड कर सकें। पोस्टमार्टम हमें नहीं कराना है। डॉक्टर गोकानी को जो थे वह यह समझते थे कि यह मानते थे कि आज पूरी तरह से ओशो की जो डेथ हुई थी उसमें मिस्टीरियसली इतने ही क्या कहा जाए कि सीक्रेसी की साथ में कुछ इसको रखा गया। हमेशा इसमें कोई बड़ा दाल में जो कुछ काला था वो बड़ा झोल था। यहाँ पे जो उनका रीजन था, उन्हें मारा गया था। उनकी मौत कैसे हुई थी गोकुल गोखानी नहीं यहाँ पे सोच रहे थे कि अमृत और जयस जो थे वो इतनी देर से वेट क्यों कर रहे थे। ओशो की जो जान थी वो चली गई थी, इतनी देर से वो रुके क्यों थे। जब वो बाहर डॉक्टर बाहर आ चुके थे तब उन्होंने अंदर क्यों नहीं बुलाया गया। साथ में आश्रम के अंदर क्यों नहीं, पहले से इतने सारे डॉक्टर मौजूद हैं तो फिर भी उन्हें बाहर से क्यों बुलाया गया है डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो ऐसे में कई सारे सवाल थे जो डॉक्टर के गोखानी के मन में लगातार गूंज रहे थे। लगातार वो अपने आप से सवाल भी पूछ रहे थे। इसके बाद पुणे के आश्रम में इनर सर्कल के अंदर जितने मेंबर थे, करीबन 21 मेंबर थे इनर सर्कल में, उन्हें बुलाया जाता है। अमृत और जयेश जो थे वहां पर अपना बयान शुरू करते हैं और उन लोगों को बताना शुरू करते हैं कि किस तरह से ओशो के साथ अमृत जो थे उन्होंने अपना अपना बताया कि एक एक प्रीपेड स्टेटमेंट था जो उन्होंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था ओशो की जो डेथ से रिलेटेड था। बाकी जो लोग आश्रम में उनको बताना शुरू करते हैं कि ओशो जो थे वो काफी पेन में थे, दर्द में थे। उनकी बॉडी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, एक्सट्रीमली ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। सुबह होते होते 19 तारीख जो यह थी उनकी पल्स जो इरेगुलर हो गई, वह इस पल्स की उनकी मिल नहीं रही थी। उसके बाद जो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसा एक लंबा स्टेटमेंट यहाँ पर अमृतों के द्वारा दिया गया था। उसमें कई सारी अलग अलग चीज़ें बताई गई। इसके बाद यह भी बताया गया कि जैस के द्वारा ओशो ने इस तरह के आदेश दिए हैं कि कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं बाद में किए जाने हैं। इन्होंने कहा कि ओशो ने कहा जैस को यह भी कहा गया है कि जो मेरा ड्रीम है उसको आगे बढ़ाएंगे, अपना ड्रीम आपके लिए छोड़ता हूँ, आई लव यू माई ड्रीम। तो यह सारी चीजें सामने आती है। यह सब चीजें अमृत और जैस के लोगों को बता रहे थे। इनर सर्कल के करीबन 21 लोग थे इनर मेंबर, जो उनके सामने यह सारी चीजें बताई गई थी। गोकुल गोखानी इससे भी बहुत शौक थे। यहाँ पे बताया गया कि अमृत और जैस के द्वारा ओशो ने यह भी कहा कि अपनी बॉडी को यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके इसको साथ के साथ नष्ट कर दिया जाए। यह कहा गया कि जो दर्शन करने के लिए आखिरी दर्शन है, जो लोग हैं वो काफी दूरी से दर्शन करेंगे, आसपास कोई नहीं जाएगा। यह चीजें उन्होंने कही। इनर सर्कल के जो मेंबर्स थे वो आके किसी भी ओशो की डेथ के बारे में बात करने के लिए सख्त मनाही की गई। अब इनकी डेथ के बारे में कभी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। यह सारा छोटा एक अनाउंसमेंट था। इस एक पब्लिक अनाउंसमेंट यह करने के बाद में जल्दी से जल्दी, बहुत ही इस तरह की जल्दी थी जो कि जैसे किसी चीज़ को छुपाया जा रहा था। ऐसी जल्दी की ओशो यहाँ पे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उनके बताते हैं तकरीबन मृत्यु 5:30 बजे हुई और 6:30 बजे के भीतर उनका जो अंतिम संस्कार हो जाता है। समाधि, ओशो की समाधि पर लिखा गया, ना कभी जन्मा और ना कभी मरा, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी पर भ्रमण किया। ओशो की मृत्यु के तुरंत बाद ही, उनके अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही जैस जो थे वह माइकल ब्रैन, वह यहाँ पर चेयरमैन बन जाते हैं। उसे पूरा इनर सर्कल के जो अमृतो थे वह डिप्टी बन जाते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें सामने आती हैं इसके बाद उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया था। यहाँ पर ओशो कम्यून का, जो पुणे के ओशो का कम्यून का कंट्रोल था, इस ट्रस्ट का उन्होंने प्रॉपर्टीज का अपने हाथों में ले लिया। ओशो की उस समय की जो सेक्रेटरी हुआ करती थी नीलम, वह ओशो की मदर को, अच्छा आपको
यहाँ बता दें कि ओशो की जो माँ थी वह उसी आश्रम में मौजूद थी। उन्हें नहीं बताया गया कि ओशो की तबीयत किस तरह से खराब हो रही थी। यह उनका अंतिम समय चल रहा था। इसी तरह की बातें उन्हें भी बताई गई कि माँ को जब सेक्रेटरी नीलम ने बताया कि उनके बेटे जो ओशो हैं वह इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका कहना था कि नीलम द हैव किल्ड हिम, नीलम उन्होंने उसे मार दिया। तो यह उसकी माँ ने कहा था। कई सारे सवाल इसके बाद खड़े हुए ओशो की डेथ के बाद। गोकुल बखानी जो जी कई सारे सवाल उठाए, इसके तरह के कुछ सवाल थे। अगर ओशो की डेथ नेचुरल थी, तो अगर उसको डेथ नेचुरल थी तो नेचुरल जैसा अमृतों ने क्लेम किया, इसके सामने फिर क्या जरूरत थी इतनी ज़्यादा सिक्रेसी रखने की, इतनी ज़्यादा सीक्रेट तरीके से इसको रखने की क्या जरूरत थी। जब डेथ का समय था, तब जब उस समय पे जो उनकी डेथ हुई थी, वो साथ में दूसरा सवाल सामने आता है कि जब डॉक्टरों गोखानी इतनी जल्दबाजी में बुलाया गया कम्यून डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, साथ में उन्हें बुलाया गया यहाँ पे, उन्हें मिलने के लिए मिलने नहीं दिया गया। ओशो से उनकी जान क्यों नहीं बचाने दी गई, जबकि ओशो तकरीबन काफ़ी समय 9 घंटे लगभग में पता चल रहा था साफ तौर पर। यहाँ पर ओशो की जब गोकुल गोखानी पहुंचे आश्रम में, तो ओशो की डेथ तकरीबन 3 घंटे का समय में हो रहा था। मतलब समय बीच में समय 3 घंटे का था। तो यहाँ पर क्यों अंदर नहीं जाने दिया, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। अंतिम संस्कार जो इतनी जल्दी हो गया, सारे सवाल खड़े हुए। इसके बाद में डॉक्टर गोकुल गोखानी ने यह भी कहना शुरू किया, उन्होंने यह चाहता है कि वीडियो फुटेज जो हो वह सामने दी जाए। उन्होंने कहा मैं वीडियो फुटेज देखना चाहता हूँ क्योंकि इस चीज़ पर बिलीव करूँ। ओशो ने जेस और अमृतो को कहा कि आई लव यू माई ड्रीम, इसका मतलब ये अपना पूरा सब कुछ आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। तो यह मेरी स्टोरी सामने रखी, इस पे बिलीव करने के लिए वीडियो देखना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा कि सामने साफ तौर पर ओशो का हर मोमेंट का वीडियो बनाया जाता था। कम्यून के द्वारा लोग जो थे आश्रम के, वो हर मोमेंट का वीडियो बनाते थे। इवन जब वह बाथरूम में जाने वाला होते थे, तब भी उनका वीडियो बनाया जाता। तो ऐसी सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसी के साथ जब उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सो का कोई वीडियो नहीं बनाया गया, यहाँ पर कि एक ऑडियो टेप नहीं लिया गया, जब वह अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रवचन जो था दे रहे थे, वह बता रहे थे कि वह किसी एक मीडियम की तरह यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो यहाँ पे जयेश को, अमृता को अपना जो ड्रीम है, वो उनका सपना जो है बताने वाले हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको वहाँ पे आगे रखने के लिए यह सब किसी ने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, यह किसी ने वीडियो ऑडियो के फॉर्म में यह सारी चीज़ें लगातार पर उठाना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। जेस और अमृतों ने ये दोनों आगे ओशो के जो जितने आश्रम थे भारत में, सबको बाहर इनको संभालने लगे थे। सारी चीज़ें चली, लेकिन समय के साथ साथ कई लोगों ने, ऐसे महत्वपूर्ण जो लोग थे वो सामने आए, इन चीज़ों को उठाए थे, तो कहानी आज कुछ और होती। लेकिन किसी ने उन चीज़ों को नहीं उठाया। इसके बाद 2013 आता है। 2013 में जेस ने माइकल ब्रेन जो था यहाँ पर किया, उसने ओशो की जो वसीयत थी उसको यूरोप की एक अदालत में क्लेम किया। उन्होंने कहा कि जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वह इन लोगों को दे दी जाएं। उनका दावा जो वसीयत के पेश करके यह जो बात सामने आई, बताया गया कि पुणे के एक ही ओशो के जो फॉलोअर थे, योगेश ठक्कर, जो फॉलोअर हैं योगेश ठक्कर ओशो के, उन्होंने इस वसीयत को चैलेंज किया कोर्ट में। और साथ ही में बताया गया कि इसके बाद जो वसीयत थी वो जाली पेश हुई थी, जाली, नकली, फॉरेंसिक उसकी जांच कराई गई। ठक्कर का क्लेम करते हुए जो पोनो ने ओशो के जो फॉलोवर हैं, उन्होंने पुराने जो ये क्लेम है इसको बिल थी। तो जो वसीयत दिखाई गई वो फेक थी। साथ में उन्होंने बताया गया कि करोड़ रुपए का जो इलीगल ट्रांसफ़र किया गया ओशो के इंटरनेशनल फाउंडेशन में, जो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, और उस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और ओशो मल्टीमीडिया रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड और एक प्राइवेट कंपनी जो है, करोड़ों का इलीगल ट्रांसफ़र किया गया। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो ओशो की कई सारी पुणे की खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, वह करोड़ रुपए तकरीबन उसकी कीमत है।
अलग देश में, दुनिया में कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में उन्हें नहीं पता। वो यह भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिचुअल प्रॉपर्टी राइट्स से तो आईपी रूल, जो रूल्स हैं आईटी रूल्स, वो राइट इनको यहाँ पे इलेक्ट्रिचुअल प्रॉपर्टी राइट से जो ओशो के जितने वीडियोस हैं, जो बाकी उनके प्रवचन हैं, उनकी किताबें, उन्हें हर साल 100 करोड़ रुपए का मुनाफा, 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। यह जो लोग कमाई करते हैं, साथ में उनके उन्होंने कहा कि जब योगेश ठक्कर ने बिल के बारे में, वसीयत के बारे में पूछा, तो उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया। पुणे के आश्रम में यह सारी चीजें सामने आने लगी। तो साफ तौर पर यह भी कहते हैं कि करीबन 20 कंपनियां यूरोप में हैं ऐसी, जिनको यह लोग चला रहे हैं, और 800 करोड़ रुपए ये लोग अभी तक यहाँ पर गबन कर चुके हैं। यहाँ पे इलीगल इलीगल इनका ट्रांसफर हो चुका है। तो मुखर तरीके से सामने आके आरोप लगाते हैं आए आए दिन इलेक्टुअल प्रॉपर्टी के नाम पर। यह जो ज्यूरिक और में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम और यूके में लेन देन जो लगातार हो रहा है, वह गैर कानूनी तरीके से ये लोग अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इसके पीछे हैं। ठक्कर के मुताबिक यह लोग अलग अलग बैंक खातों का इस्तेमाल करके ओशो की प्रॉपर्टी को हमसे जो कमाई है उसको मिसयूज कर रहे हैं। साथ में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टीज के खिलाफ उन्होंने 2013 के नवंबर में एक एफआईआर दर्ज करवाई। तो आरोप कई सारे उन्होंने लगाए। उन्होंने यह भी कह दिया कि वसीयत जो है वह फर्जी तैयार की गई थी। ये सारे आरोप जो लगातार चलते जा रहे थे, यह सारी चीजें बढ़ रही थी। लेकिन आप देखिए, ओशो की डेथ जो थी, उनकी मौत जो थी, आज भी रहस्य बनी हुई है। आखिर उस दिन, उस दोपहर में क्या ऐसा क्या हुआ था? आज का हमारा एपिसोड ओशो की, उनकी लाइफ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही, डेथ उनकी ज़्यादा मिस्टीरियस है, और आज तक उन पर कई सारे सवाल उठते हैं, आए हैं, और कई सारे आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन इसका निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं निकला है। यह था हमारा आज का एपिसोड। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे इसके बारे में बनाने के, ओशो के ऊपर एक वीडियो किया जाए। हम लोग वेट कर रहे थे। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।